नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 368 जिसका नाम है इंस्ट्रिनिक क्वालिटी। इस चैप्टर में एक बड़ी गिल्ड तबाह होगी, एक रैंक 2 मैगस का क्लोन भी ख़त्म होगा और लेलिन फिर से सबसे ऊपर रहेगा। चलते हैं सीधा चैप्टर की तरफ। चैप्टर की शुरुआत होती है लॉन्ग बॉटम के एक सीक्रेट थॉट से जो उसने एर्निस को नहीं बताया। वो सोच रहा था वो मिस्टीरियस मैगस जो आया था और रोजबी से उसकी दुश्मनी थी। अगर मैं ग्रीन वाटर गार्डन को पूरी तरह तबाह कर दूं और रोजबी का नाम तमाम कर दूं तो वो मैगस मुझसे कुछ खुश होगा ना। मैं उसे अपनी साइड में खींचना चाहता हूँ। मैं खींच सकता हूँ। और अगर वो मिस्टीरियस मैगस एक रैंक 2 मैगस निकला तो डार्क एल्व्स के लिए एक रैंक 2 मैगस को ट्वाइलाइट जोन के अगेंस्ट लाना ये एक मैसिव अचीवमेंट होती। लॉन्ग बॉटम का दिल एकदम धक धक करने लगा। डार्क एल्व्स ने पहले से ही ग्रीन वाटर गार्डन को मतलब मैप एकदम पॉपुपायर एकदम कैप्चर करने का सोचा था और एरोनिस के पास डिफेंसिव फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन थी। ये सब पहले से ही प्लान था दोस्तों। लॉन्ग बॉटम एक पपेट था और वो खुद को मास्टरमाइंड समझ रहा था। ग्रीन रेडियंस सिटी ये ग्रीन वाटर गार्डन्स का सेंट्रल रीजन हेडक्वार्टर आज एक मतलब ना क्या बोले यार एक यहाँ पर ना आग ना हर तरफ आसमान एकदम आधा लाल हो गया है। डिफेंसिव स्पेल फॉर्मेशन एकदम टूट गई है। बाहर वेट करे मतलब कर रहे मैगस अंदर घुस गए हैं। लॉन्ग बॉटम ने चार्ज कर दिया है यहाँ पर। उसके हाथों से मिस्टीरियस ग्रीन लाइट निकल रहा है। जो भी मैगस रास्ते में आए सूख के लाश बन जाते थे। पीक रैंक 1 मैगस भी यहाँ पर भाग रहे थे। ये था लाइफ एब्जॉर्बर्सन का रियल टेरर। अपनी ताकत दूसरों की लाइफ फोर्स से सीधा एकदम ना चूस लेना। ग्रीन वाटर गार्डन्स एक लार्ज स्केल गिल्ड थी। पीक रैंक 1 मैगस भी थे यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टेड क्रिएचर भी थे। पर लॉन्ग बॉटम की रेवोल्यूशनरी आर्मी और डार्क एल्व्स का कॉम्बाइंड अटैक के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। सीन शिफ्ट होता है। एर्निस की आंखें वाइट हो गई। प्रोफेसी मोड एक्टिवेट हो गया था। इस तरफ वो लॉन्ग बॉटम को गाइड करता हुआ आगे बढ़ गया जैसे उसे रास्ता पहले से ही पता हो। कुछ मिनट बाद एक बड़ा एकदम पुराना पेड़ एंशियंट ट्री यहाँ पर न इनके पास पहुँचते। एक पुराना सा बेड है और एंशियंट ट्री है। क्रैक के साथ पेड़ जोर से खुलता है और अंदर से एक मतलब न जाता हुआ रास्ता ऐसा ही कुछ दिख रहा था। चमकती डिफेंस स्पेल फॉर्मेशन रैंक 2 मैगस की बनाई हुई बहुत पावरफुल थी। ले लॉन्ग बॉटम जो है वो मुस्कुराते हुए कहता है तो रोजबी की क्लोन सीड यहाँ है। एर्निस ने परफॉर्मेंस मतलब फॉर्मेशन को टेस्ट की और बोला पीक रैंक 1 मैगस को इस फॉर्मेशन को तोड़ने में आधा घंटा लगेगा। लॉन्ग बॉटम ने हाथ हिला के कहा उसकी ज़रूरत नहीं। उसने एक काला क्रिस्टल निकाला। ये ना मेट्रियाज का गिफ्ट है। इसके अंदर उसका एक फुल पावर अटैक न सील्ड था। क्रिस्टल तोड़ता है वो। तोड़ने के बाद हजारों इंसेक्ट की आवाज़ एक ह्यूज पर्पल पैंथम स्पाइडर अपीयर होता है। कंपाउंडेड आइज में ना विजडम और चमक रही थी उसकी आंखें। जब उसने एर्निस को देखा एर्निस को लगा उसके सारे राज वो स्पाइडर जानता है। एकदम से पर्पल स्पाइडर एक एनर्जी बॉल में कॉन्डेंस हुई और फॉर्मेशन ब्लास्ट हो गया। क्रैक के साथ एक बड़ा डिप्रेशन रूइंस फ्लैश कुछ टूटा था वहाँ पर। लॉन्ग बॉटम चिल्लाया सब मिलके अटैक करो। हर तरफ से स्पेल एकदम बरसने लगी और जैसे एक आखिरी तिनका न कैमल की कमर तोड़ता हुआ फॉर्मेशन एकदम टूट गई। अंदर से एक पासवे निकलता है और फिर एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी निकलता है। लॉन्ग बॉटम की मैनिक हंसी सुनाई दे रही थी। एयरनेस ने भी सुनी ये हंसी। एयरनेस वही यार वो जो फ्यूचर नहीं देख सकता मतलब लेलिन का पपेट। वो अंदर गया और देखा मतलब दिखाया कि हैरान कर देने वाला दृश्य था वहाँ पर। लॉन्ग बॉटम एक छोटे बच्चे का गला ना पकड़े हुए था और एकदम हंस रहा था वो। बच्चे का चेहरा रोजबी जैसा था पर बॉडी पे अभी भी एकदम मुकस कुछ तो लगा हुआ था। रीइंकारनेट हुआ था शायद ये यहाँ पर बच्चे के रूप में। लॉन्ग बॉटम एकदम सरकास्टली बोलता है ग्रेट मैगस रोजबी, ग्रीन वाटर गार्डन का गिल्ड लीडर, पावरफुल रैंक 2 मैगस। अब तेरी पावर कहाँ गई? तेरी शान कहाँ गई? तेरी डिग्निटी कहाँ गई? ये क्लोन सीड का ना अब काम ख़त्म होने वाला है। जब वो ओरिजिनल बॉडी मरे क्लोन सीड एक्टिवेट होता है
और मैगस एक नए बॉडी में ना री होता है। पर वो बॉडी एक्लोइटी लेवल की पावर होती है, बिल्कुल बच्चे की तरह। पर फायदा ये था, दोबारा एडवांस करने में कोई बॉटलनेक नहीं होगी, सीधा ओरिजिनल मतलब रैंक तक ना वापस आ सकता है, और फिर भी ज़्यादा पावरफुल, उससे भी ज़्यादा पावरफुल भी बन सकता है। पर लॉन्ग बॉटम के हाथ में रोज भी एक चींटी से भी कमज़ोर था। लॉन्ग बॉटम की आंखों में ग्रीन कलर एकदम सॉलिडिफाई हुआ। तू अभी एक्लोइटी है, पर तेरी कोर तो रैंक 2 मैगस की है ना। तुझे एब्जॉर्ब करके मुझे रैंक 2 के बारे में इनसिग्नेट बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। उसके हाथों ने एकदम पलटी लाल और हरी ने थ्रेड निकाली, सीधा बच्चे की बॉडी में एकदम घुस गई। बच्चा तेजी से बुढ़ा होने लगा, लाइफ ड्रेन हो रही थी। लॉन्ग बॉटम का चेहरा एकदम लाल हो गया, जैसे कोई बड़ा सप्लीमेंट लिया हो उसने। और कुछ ही पल में रोज भी एक्सप्रेशन में सिर्फ टेरर था। जमीन पे गिर गया वो, एक सूखी लकड़ी की तरह। बॉडी क्रैक हो गई और ख़त्म। रैंक 2 मैगस रोज भी पूरी तरह ख़त्म। ओरिजिनल भी ख़त्म हो गया, क्लोन भी ख़त्म हो गया। लॉन्ग बॉटम की ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद क्लियरली एकदम उसका ऑरा बढ़ गया था। एयरनिस ने सर झुकाया, उसकी आंखों में ना आंखें मिलाने की हिम्मत भी नहीं थी उसकी। इस वक्त ग्रीन रेडियंट सिटी के ऊपर शैडो में लेलिन का फिगर ना अपीयर होता है। उसके हाथ की ग्रीन रिंग एक क्रिस्प साउंड, और एआई चिप ने कंफर्म किया, रोजबी से बाकी दुनिया का कनेक्शन पूरी तरह टूट गया, क्लोन भी खत्म हो गया है। लेलिन ने स्माइल किया और बोलता है, बुरा नहीं, बुरा नहीं। और सोचने लगा, सारी वैल्यूएबल चीज़ें तो पहले से रोजबी की स्पाशियल रिंग में थी, जो लेलिन के पास थी। इन पॉपर के साथ, यानी लॉन्ग बॉटम की आर्मी के साथ कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं थी उसे। लेलिन ने सर उठाया, दूर आसमान देखा। मतलब अब न जाने का वक्त हो गया था उसका। एक सिक किया और लेलिन वहाँ से तुरंत गायब। कुछ सेकंड बाद वहाँ सपोर्ट के लिए मैगस पहुँचे, पर सीन ऑलरेडी सेट हो चुका था। लेलिन वहाँ था ही नहीं, जैसे कभी आया ही नहीं था। कुछ न दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। पूरे सेंट्रल ट्वाइलाइट जोन में एक मतलब ना न्यूज फैली हुई है, बहुत बड़ी न्यूज। ग्रीन वाटर गार्डन एक लार्ज स्केल्ड गिल्ड लॉन्ग बॉटम की रेवोल्यूशनरी आर्मी ने तबाह कर दी है। गिल्ड लीडर रैंक 2 मैगस रोज भी मार दिया गया है। एक रैंक 2 मैगस की मौत ये कोई आम बात नहीं थी। ट्वाइलाइट जोन में सेंसेशन आया। गिल्ड का ऑफिशियल मैगस, रिसोर्स, इनहेरिटेंस सब खत्म हो गया था। ग्रीन वाटर गार्डन प्रैक्टिकली एक अनरेटेड गिल्ड बन गया था इस टाइम में। और लॉन्ग बॉटम पूरे ट्वाइलाइट जोन में उसका नाम फैल गया, और वार काउंसिल ने उसके ऊपर एक बाउंटी रख दी। एकदम डेंजर लेवल जो है वो रेटिंग था 7 स्टार का। मतलब लेलिन का तो 8 स्टार का है ना, इसका कम ही है। जो ना मतलब दोस्तों, जो सच जानता था ना सिर्फ लेलिन था। लॉन्ग बॉटम एक पपेट था, लेलिन की चेस बोर्ड का एक पीस था जो अपना काम कर चुका था। लेलिन लोगन से ना ईस्ट का प्रोटेक्टर मिलने गया था वहाँ पर। लोगन लोगन से मिलने गया है। लोगन वहाँ पहले से ही था। अपने गिल्ड को सेंट्रल रीजन में नेचर अलायंस के पास स्टेशन करके लोगन एक फ्रस्ट्रेटेड मूड में था। बोलता है वो, ये रोग मैगस बिल्कुल कंट्रोल से बाहर गए हैं, और लॉन्ग बॉटम इसका सर काटना पड़ेगा। उसकी स्पिरिट वार काउंसिल में रखनी पड़ेगी, बाकी मैगस के लिए वार्निंग के तौर पे। लेलिन अंदर ही अंदर हंस रहा था। वो सोच रहा था, लोगन सच में एंसियस था, क्योंकि अब रैंक 2 मैगस भी सेफ नहीं थे। लोगन ने एकदम अपने वॉइस में कहता है, वार के बीच में घर में ही इतना क्योस, ये बर्दाश्त नहीं होगा। पर वार काउंसिल का एनोमियस डिसीजन है, रिवोल्यूशनरी आर्मी को मर्सीलेसली सप्रेस करो। जो भी वंडरिंग मैगस उनके लिए सिंपैथी रखेगा या सपोर्ट करेगा, उसे भी पनिश किया जाएगा। लेलिन ने सिर्फ सर हिला दिया, उस पर कुछ नहीं बोला। पर अंदर से वो जानता था, जो हुआ वो उसकी प्लान का हिस्सा था, पर जो होने वाला था वो भी उसकी मर्जी से होगा। अब फिर से देखते हैं, लेलिन और लोगन की कन्वर्सेशन हो रही थी यहाँ पर। लोगन फिर से बोलता है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड होके, इन रेबल को कैसे सप्रेस करें। लेलिन ने केयरफुली बोला, लॉन्ग बॉटम की आर्मी तो सप्रेस करना ही पड़ेगा, पर वंडरिंग मैगस को पेसिफाई करना चाहिए। लोगन एनॉयड हुआ, बोलता है, कैसे? रिसोर्स लिमिटेड हैं, क्या नेचर अलायंस अपनी जेब से देगा? लेलिन ने मुस्कुरा के हेड से किया, बोलता है, नहीं, क्या होगा अगर हम एक जीनियस कंपटीशन रखें?
लोगन कंफ्यूज हो गया, बोलता है कंपटीशन। लेलिन ने प्लान एक्सप्लेन किया, यंग मैगस के लिए एक बड़ा टूर्नामेंट, जेनरस रिवार्ड, टॉप 30 को किसी भी गिल्ड में फ्रीली ज्वाइन करने का मौका, वंडरिंग मैगस को ल्योर करो, उनका फोकस रेवोल्यूशन से हटा के कंपटीशन पे लगाओ। लोगन पहले सोचता रहा, फिर टेबल पे हाथ मारा, बोलता है ब्रिलियंट, मैं खुद क्यों नहीं सोच पाया ये। वो खुश था, मतलब खुश था क्योंकि बुड्ढे मैगस को टेम करना बेकार था, उनकी एडवांसमेंट के चांसेस ऑलरेडी ख़त्म थे। पर यंग मैगस उन्हें ग्लोरी, रिसोर्स और गिल्ड मेंबरशिप मिलती देखे वो ज़रूर ना आएंगे यहाँ पर। बोलता है आगे, मैं वार काउंसिल को रिपोर्ट करता हूँ, वो ज़रूर एग्री करेंगे। लेलिन ने प्रोफाउंड स्माइल के साथ देखा, दोस्तों ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन के खिलाफ काउंटर रेवोल्यूशन था, बिना गूंज बजाए। लेनिन ने एक और बात सोचा जो लोगन को नहीं बताया उसने, ये कंपटीशन एक्चुअली साउथ कोस्ट के एकेडमीज जैसा एक ना सेटअप था। साउथ कोस्ट पे एकेडमीज थी जहाँ कोई भी टैलेंट देखे और ज्वाइन कर सकता था। गिल्ड मेंबरशिप के लिए सिर्फ ना लाइनेज नहीं थी, मतलब लाइनेज नहीं चाहिए था। ये कहना चाह रहा है कि ये लोग जो लॉन्ग बॉटम है ना, वो किस तरीके से रेवोल्यूशन कर रहा है। मतलब वो कह रहा है ना कि लोगों को, ये लोग हमें कुछ नहीं देते, वो जो है ना स्पेल वगैरह, वो हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक, ये सब नहीं देते बोल के ही ना वंडरिंग मैगस को इकट्ठा किया है उसने। अब यहाँ पर उसने, लेलिन ने क्या किया, एक एकेडमी टूर्नामेंट रखा। इससे ना कोई भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकता है, मेडिटेशन टेक्निक ले सकता है। ये सिस्टम ना इम्प्लीमेंट होने से लॉन्ग बॉटम का राइटियस जो कॉज है ना, उसका जो मतलब किस वजह से उसने पकड़ा है उन लोगों को, उसी उसको ना तोड़ने के लिए ये एक परफेक्ट काउंटर था। एकदम अनफेयर था, डायरेक्टली ना घाव पे अटैक कर रहा था। क्योंकि अब ये आर्ग्यू नहीं कर सकता था कि सिस्टम क्लोज है, मतलब वही मेडिटेशन टेक्निक, ये नॉलेज वो नॉलेज कंपटीशन से मिल ही जाएगा ना 30 लोगों को। तो आर्ग्यू ख़त्म हो गया है, सिस्टम खुद खुल रहा है यहाँ पर। और जब वो जस्टिफिकेशन ख़त्म होगी तब पकड़ना और मारना और भी ना आसान होगा। लेलिन की चेस सिर्फ आज के लिए नहीं, काफ़ी आगे तक सोचा हुआ था उसने। उसी वक्त पूरे टॉयलेट जोन में हर वो मैगस जो ना स्कैड फ्लेम प्रैक्टिस करता था, एक एटॉमिक मतलब ऑटोमेटिक प्रोफेसी में ना चला गया था। एक आवाज़, एक विजन, काउंटलेस स्टार्स वहाँ गैदर हो रहे थे। वो जगह सब कुछ न शुरू होने का न और ख़त्म होने की, बिगिनिंग एंड एंड की जगह है। आरोन की आंखें वापस नॉर्मल हुई, वो डर गया था। बोलता है, मैंने ऑटोमेटिकली प्रोफेसी की, डेस्टिनी की फोर्स इतनी पावरफुल है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। बीनास ने एकदम सरकास्टली एक्सप्लेन किया, ऑब्वियसली एक जीनियस कंपटीशन आ रहा है, वंडरिंग मैगस नहीं, पूरे ट्वाइलाइट जोन के जीनियसेस आएंगे। जज जज होंगे चारों रीजन के रैंक 2 प्रोटेक्टर, और शायद लेजेंडरी प्रोटेक्टर ऑफ द ऑल रीजन भी, मतलब रैंक 3 की बात कर रहे हैं। आरोन गुस्से में लाल हो गया, बीनास उसे इरिटेट कर रही थी। क्या ये लोग साथ में हैं? झगड़ा नहीं किया इन लोगों ने? चलो देखते हैं आगे, ये तो मज़ा आ रहा है। आरोन और बीनास साथ में हैं, दोनों सेक्रेट फ्लेम यूजर, मतलब भविष्य देखने वाले, एक साथ में हैं। पर बेल बाइलेन, जो दोनों के बीच एकदम पीस मेंटेन करता था, उसने कहा, बस करो तुम दोनों, लड़ाई बाद में, पहले बताओ क्या देखा तुम लोगों ने। बिनास ने एकदम काम वॉइस में बताया, थोड़ी देर में सेंट्रल रीजन जोन में एक कंपटीशन होगी, यंग जीनियस के लिए 50 साल से कम एज चाहिए, चैंपियन गार्डियन ऑफ द रियलम से मिलेगा और फोर्सफुल एडवांसमेंट का सपोर्ट मिलेगा। पर लॉन्ग बॉटम भी आएगा और उसकी हेल्प कर रहा है एक और सेक्रेट फ्लेम यूजर जो डेस्टिनी की फोक से उसे छुपाता है। तो मैं उनका एग्जैक्ट प्लान नहीं देख सकती। बाइलिन का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लॉन्ग बॉटम, वो सोचने लगा, लॉन्ग बॉटम एक पोलाइट, एकदम पोलाइट लड़का था। अगर लेलिन ने उसे चूज किया होता सीखने के लिए, अगर मतलब बाइलिन, या फिर से बोलता है, बाइलिन के दिल में एक पुराना गिल्ड था। आरोड ने एकदम स्ट्रेट बोला, लॉर्ड बाइलिन, लॉन्ग बॉटम अब ह्यूमैनिटी का ट्रेटर है, लाइन खींचने पड़ेंगे, आप खुद उसे कंपटीशन में पकड़ेंगे। बिनास ने भी कहा, मैं देख सकती हूँ, इस कंपटीशन में रैंक 2 मैगस भी इन्वॉल्व होंगे। आपको आपको लॉन्ग बॉटम को डिफीट करना है, वरना डार्क एल्फ्स का प्लान सक्सीड हो जाएगा।
वायलिन ने एकदम वरीली स्माइल किया। समझ गया, अपना बेल समझ गया है दोस्तों, ये अच्छा बात है। दोस्तों, वायलिन का ये वरी स्माइल ये दिखाता है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है, पर दिल में एक दर्द भी है जो खो गया उसे लेकर कहीं और। एर्निस ने लॉन्ग बटम को जो कंपटीशन है ना उसकी खबर दी। लॉन्ग बटम की आंखों में ग्रीन लाइट चमकी। जीनियस मैगस कंपटीशन, रैंक 2 मैगस और प्रोटेक्टर जज होंगे। ये तो एक ही बार में सब खत्म करने का मौका है। वाह, इसका दिमाग भी बहुत चलता है। एर्नेस्ट चुप था, पर अंदर ही अंदर उसने फील किया कि डेस्टिनी की रिवर में दो और फोर्स सेक्रेट फ्लेम यूजर जो जरूर कंपटीशन में आएंगे। अब वक्त आ गया है फाइनल विक्टर में मतलब चले जाने का। सिर्फ मैं सेक्रेट फ्लेम पीक तक पहुंच सकता हूं, और ट्वाइलाइट जोन का रूलर में मैं बनूंगा। बाहर से काम था, अंदर से एकदम चिल्ला रहा था वो। लॉन्ग बटम ने ऑर्डर दिया, सब एक्टिविटीज बंद करो, स्टील मोड में जाओ, कंपटीशन की तैयारी करो, और मैट्रियास को बताओ पावरफुल सपोर्ट चाहिए। एर्नेस ने सर झुकाया और बाहर निकल गया। लॉन्ग बॉटम की ऑरा रैंक 2 मैगोस का एसेंस एब्जॉर्ब करने के बाद इतनी बढ़ गई थी कि एर्निस उसकी लिमिट मेजर नहीं कर सकती थी। लॉन्ग बॉटम ने धीरे से कहा, लेलिन, वायलिन, वहाँ सब सेटल हो जाएंगे। और उसके पीछे पैंथोम स्पाइडर और भी सॉलिड हो गया, जैसे रियल होने की कोशिश कर रहा हो। कंपटीशन की खबर एक तूफान की तरह चारों कॉर्नर में फैल गया। रूल सिंपल थे, 50 साल से कम एज, बस इतना ही एक कंडीशन था। रिवार्ड था प्रीसियस रिसोर्स, टॉप 30 का फ्रीली किसी भी गिल्ड में ज्वाइन करने का मौका। और एक और र्यूमर जो सबसे ज़्यादा ना अट्रैक्ट कर रहा था, गार्डियन ऑफ द रियलम खुद चैंपियन को अपना डिसाइपल ले सकते हैं, एक रैंक 3 मैगोस का डिसाइपल। ये सोच के समझो ना जरा, रिसोर्स, गिल्ड लीड मेंबरशिप, बहुत लोग इसके लिए भी आते, पर रैंक 3 का एप्रेंटिस मतलब स्टूडेंट बनना, ये तो एक डिफरेंट लेवल की अपॉर्चुनिटी थी। पूरा ट्वाइलाइट जोन हिल रखा था ये सुन के। वंडरिंग मैगस भागे, गिल्ड जीनियस भी निकल रहे थे यहाँ से, सब सेंट्रल रीजन की तरफ आ रहे थे। वार काउंसिल ने प्लान एक्सेप्ट किया, रिकॉर्ड टाइम में सब सेट कर लिया, और फ्यूचर में ये रेजरिंग इवेंट बनाना ना डिसाइड किया, ताकि ऐसे ट्रबल्स परमानेंटली दूर रहें। पर लेलिन को एक बात ने सरप्राइज किया। गार्डियन ऑफ द रियलम ने खुद ये अनाउंसमेंट की, एक चैंपियन को अपना डिसाइपल ले सकता है। लेलिन सोचने लगा, गार्डियन की उम्र खत्म हो रही है, वो पब्लिकली डेडिकेट्स दिखा रहा, मतलब दिखा नहीं। अब ये अनाउंसमेंट, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक ये ट्रैप है बुरे लोग को, यानी डार्क एल्फ्स के एजेंट को बाहर ल्योर करने के लिए। दूसरा, ये सिंसियर है, वो अपना सक्सेसर ढूंढ रहा है। मैं नहीं जानता कौन सा सच है, पर दोनों कॉज में मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है। कंपटीशन ज़्यादा पॉपुलर होगी, ज़्यादा मतलब डेंसिटी फोर्स गैदर होगी, और लेलिन का प्लान और भी ना पावरफुल हो जाएगा। लेलिन ने चिन टच किया और सोचते सोचते ना मुस्कुराया। वो सो कॉल्ड जीनियस मैगोस, वो सब डेस्टिनी की फोर्स कैरी करते हैं, बाइलिन और लॉन्ग बॉटम जैसे नहीं, पर सब मिला के इग्नोर करने लायक नहीं है। मतलब जो डेस्टिनी की पावर है ना, इसके बारे में कुछ करना चाहता होगा ये भी। डेस्टिनी की पावर बहुत बार आया है ये नाम, तो होगा कुछ यार इसके बारे में। यहाँ पर ना जो डार्क एल्फ्स है ना, अभी सरप्राइजली क्वाइट थे वो लोग, क्योंकि ना नॉर्थ ट्वाइलाइट जोन उनका हो गया था। पर अब वो ड्वार्फ्स और गेनोमिज के साथ टेरिटरियल डिस्ट्रीब्यूट में ना उलझ गए थे। जब तीन पावर एक साथ किसी जगह पर कब्जा करे तो आपस में ही लड़ते हैं। इसलिए सेंट्रल रीजन पे अभी सिर्फ कुछ ना स्काउट और वंडरिंग राइडर आए थे, कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ था। और कंपटीशन की वजह से नए मैगोस आ रहे थे, फ्रेश ब्लड इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के साथ। लेलिन ने सोचा, वार काउंसिल का शायद ये भी एक इंटेंशन था, कंपटीशन के बहाने ज़्यादा मैगोस सेंट्रल रीजन में इकट्ठा करो, फाइटिंग स्ट्रेंथ बढ़ाओ। क्या बोले, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। सीन शिफ्ट होता है एक टॉक्सिक पर्पल फॉग वाले स्वाइम्प में, एक अंधेरी केव, वॉल पे स्पेल जो एकदम ना फॉग एकदम बाहर रखती है ना, ऐसा ही फॉग फॉग में ना भरा हुआ था। एक बुढ़ा काला बाल वाला आदमी
एक यंग मैगस के बालों में हाथ फेर रहा था प्यार के साथ। मेरे बच्चे, 10 सालों में तूने सब सीख लिया जो मैं देख सकता था। अब तू आज़ाद है। गुम के खबर लाया है। यहाँ पर कोई आया है गोम करके नाम, वो खबर लाया है। इतना बोलते बोलते ही सेंट्रल रीजन में जीनियस कंपटीशन हो रहा है। चैंपियन गार्डियन ऑफ द रियलम से मिलेगा, रैंक 3 एग्जिस्टेंस, और शायद उसका इनहेरिटर भी बन सकता है। यंग मैगस जो अपनी मतलब ना अभी तक कैजुअल था, एकदम सीरियस हो गए। जो जो यंग मैगस थे ना वो लोग। बुड्ढे ने कहा, तू सबसे बड़ा जीनियस है जो मैंने देखा है। ट्वाइलाइट जोन में तेरी बराबरी करने वाला बहुत कम है। मुझे यकीन है विक्टर तू ही होगा, पर डर के मैं ये नहीं देख पाऊंगा। मुझे डर है। और फिर बुड्ढे की स्मूथ स्किन तेजी से झुर्रियां से भर गई। काले बाल सफ़ेद हो गए। बॉडी सूख गई, एक ड्राई ब्रांच की तरह। वो एक मम्मी बन गया आंखों के सामने। वो बोलता है जो था ना यहाँ पर, जो लड़का मास्टर मास्टर बोल रहा था। यूथ ने टच किया और बॉडी डस्ट में बदल गई। सिर्फ रोफ बचे। ये था एक रैंक 1 मैगोस की नेचुरल डेथ। 200 साल की उम्र ख़त्म। वो अपने शागिर्द को पूरी तैयारी से ना, मतलब पूरी तैयारी दे एकदम दे दिया था। उसने सब कुछ सिखा दिया था और तब चला भी गया। सब खत्म हो गया। यूथ काफ़ी देर तक खामोश खड़ा रहा वहाँ पर। फिर बाहर आया। वो केब स्वैम्प में डूब गई और यूथ ने कसम खाई, मास्टर डोंट वरी, मैं ज़रूर जीतूंगा। एक आंसू और वो बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ गया। कौन था भाई ये नाम भी नहीं बताया गया। चलो सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर। साउथर्न रीजन, एक एंशियंट मैगोस कैसल में। डिम लाइट एक बड़े रोते हुए काले वुडन टेबल पे पड़ी थी। 10 मीटर लंबा हॉल के सर से दरवाजे तक। कुछ लोग ना यहाँ पर बैठे थे। एक ओल्ड वुमेन, हेड में काला मतलब हाई हेट, रेड जिम्स और एमराल्ड रिंग था। वो एक यंग गर्ल को ना बोल रही थी, फैमिली की इज्जत तेरी जिम्मेदारी है। गर्ल का नाम था लिलिना। लिलिना ने रिजॉल्व के साथ कहा, समझ गई दादी। पर सिर्फ वो जानती थी इस लग्जरियस के नीचे क्या छुपा था। वुडन टेबल रोटेन, कैसल डिकेट से रिपेयर नहीं हुआ, डिफेंसिव फॉर्मेशन, मैजिक क्रिस्टल खत्म होने से बंद हो गई। दादी के हाथ की रिंग नकली असली तब से गिरवी रखी थी। वो एकदम डेलिशियस फ्रूट थे यहाँ पर, मुश्किल से इकट्ठा किए गए थे। लिली ने जानती थी एक मैगोस बनना फैमिली ने कितना सेक्रीफाइस किया था। उसने खड़ी होके कसम खाई, मैं कंपटीशन जीतूंगी और फैमिली को फिर से खड़ा करूंगी। दादी ने कप उठाया, लिलीना की कसम पर चीयर्स किया। सब ने पी लिया और फिर फ्रूट पे झपट पड़े। मैगस फैमिली के बच्चे। ये फैमिली का नाम क्या है भाई, बहुत अजीब नाम है। नाम एक मिनट देखता हूँ मैं। आरिस्टोक्रेटिक मैगस, मतलब आरिस्टोक्रेटिक था, पर फ्रूट भी लग्जरी थे उनके लिए। दादी का एक्सप्रेशन बिटर था। लिलिना का रिजॉल्व और सॉलिड हो गया था। ये एक ना रियल ह्यूमन मोमेंट था। ग्लोरी के पीछे कितनी पॉवर्टी छुप सकती है। अब यहाँ पर ये लड़की का सीन छोड़ो, देखते हैं आगे। अब सीन शिफ्ट होता है नॉर्थर्न ट्वाइलाइट जोन में। हजारों ह्यूमन स्लेव्स मोटे रस्सों से बंधे हुए थे, एक सिटी की तरफ मतलब ना धकेले जा रहे थे। सबके चेहरों पे डिसअपियर और नमनेस। वो एक एक्सप्रेशन थी जो तब आती है जब ना इंसान टूटा जाता है। ये सब नॉर्थर्न रीजन के लोग थे जो भाग नहीं पाए, और लकी थे ये लोग, स्लेब बने, मरे नहीं। ज़्यादातर कैप्टिव्स का सर एक मतलब ना मार दिया गया था उन्हें, मेट्रियाज के ऑफरिंग में सेक्रीफाइस कर दिया था। एक कॉन्ड्रोन सिटी के सबसे ऊपर एक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल डार्क एल्फ मेडन खड़ी थी, कोल्डली देख रही थी। उसने कहा, ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन से 10 या 100 गुना ज़्यादा। उन्हें रूल करना मुश्किल है। एक ही रास्ता है, उन्हें इतना मार दो कि वो हमारे से कम हो जाएं, या एग्जिस्टेंशन से, जो एग्जिस्टेंस होता है ना, उसके मतलब एक्सटेंशन के ना कगार पे ना आ जाए। तब कोई ना मतलब ना स्टेबल चॉइस रहेगा, मतलब इंस्टेबिलिटी रहेगी। एकदम कोल्ड था उसका जो प्लान था, वो एकदम अनह्यूमन था। ऑर्डर देती है और एक रेड रेड सी बन जाता है वहाँ पर इंसानी लाशों का। और वो लाशें गेनोमीज, ड्रॉप्स और डार्क एल्फ के लिए फूड
एकदम फूड चेन बन गए थे। ये एक न सीन रिमाइंड करता है इस वार में स्टेक्स कितनी ज़्यादा हैं। ये सिर्फ पावर का गेम नहीं, ह्यूमन सर्वाइवल का सवाल है। वो मेडन ने फिर पूछा, अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर एम्परर का क्या हुआ, क्या हाल है उसका? एक मैट्रियाज ने रिपोर्ट किया, मदर बॉडी मरी नहीं है, कंफर्म हो गया है, इलाइट नाइट अपीयर कर लिए गए हैं, पर होली लैंड में उसका ऑरा गायब है। अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर अभी भी डिस्टर्ब है। मेडन ने आइस जैसी वॉइस में कहा, कचरा, होली लैंड के ओरिजिनल हेड गार्ड को सेक्रीफाइस करो। मेट्रियाज कहाँ गई भाई? वो इंसान हमारी होली लैंड प्रोफेंस करने की हिम्मत क्यों कर रहा है? उसकी फ्लैश और सोल से ये ह्यूमिलेशन धोनी पड़ेगी। यहाँ पर बेल की बात हो रही होगी शायद, वही बाइलेन की बात हो रहा है शायद। उसने ही एक स्पाइडर को अपने उसमें किया है ना, जोड़ के रखा है, ऐसा ही कुछ है ना। वो मेडन बाइलिन के बारे में बोल रही थी। हाँ, बाइलिन के बारे में ही बोल रही है, जो अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर एम्परर लेकर ना भागा था। अच्छा, ये होली है, होली स्पाइडर है। चलो। और फिर एक डार्क एल्फ आया, ब्रास सिलेंडर लेकर, लॉन्ग बॉटम का लेटेस्ट इंटेलिजेंस। मेडन ने पढ़ा, होठ कांटे, चिक्स रेड हो गए। सेंट्रल रीजन में जीनियस कंपटीशन। उसने ऑर्डर दिया, मेट्रियाज को बुलाओ, डार्क नोबिलिटी की मीटिंग बुलाओ। वो सोचती थी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सेंट्रल रीजन के मैगस को एक ही बार में ख़त्म करने की। पर डार्कनेस की विल से एक एक्सट्रीम डेंजर का सेंस आया उसे। वो काफ़ी देर तक सोचती रही, फिर रीजन को एक बोली, फिर रिजाइन करके ना एक बोली, ठीक है, ये मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट था, मतलब इम्पोर्टेंट था। इवन द डार्क एल्फ्स लीडर एक बैड फीलिंग कर रही थी, पर इग्नोर नहीं कर सकती थी इस अपॉर्चुनिटी को। कंपटीशन की खबर ट्वाइलाइट जोन से बाहर भी गई। डार्क एल्फ्स, गेनोमीज, ड्वार्फ्स, सबके मैगोस, मतलब सबके मैगोस एकदम ना भागे भागे सेंट्रल रीजन की तरफ आ रहे थे। हर रेस, हर साइड, सब एक जगह गैदर होने लगे। एक रियल सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी था, पर साथ में एक अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी भी थी यहाँ पर। और लेलिन, वो मछली का इंतजार करने वाला फिशरमैन था, जाल बिछा के बैठा था अपना भाई। उसने कंपटीशन सजेस्ट किया था, तो जज की पोजीशन नेचुरली उसे मिलेगी। नेचर अलायंस के सब लोग एकदम मेलिक्यूअस मिशन पे न भेजे गए थे। एरन, लेलिन का नंबर 1 सबॉर्डिनेटर, रोज गायब रहता था। कोई नहीं जानता था लेलिन ने उसे क्या काम दिया है। लेलिन का हर छोटा काम भी एक बड़े प्लान का हिस्सा होता है। हर और हर, मतलब हम सिर्फ एक ना एक पीस देख रहे हैं यहाँ पर, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, तो आगे देखते हैं पिक्चर को। ये कंपटीशन है ना, ये कंपटीशन वाल्कर प्लेन, मतलब सेंट्रल रीजन के वाल्कर प्लेन जो है ना, उस जगह पे होने वाला था। सेंट्रल सिटी के पास लार्ज गिल्ड की ब्रांचेस यहीं पर नियर बाय थी, ताकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो तो रिसोर्स और मैन पावर जल्दी आ सके। और मैगस की मर्सीलेस मैरिकुलस एबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ महीनों में वाल्कर प्लेन का सेंट्रल एक वास्ट कंपटीशन फील्ड बन गया। कंपटीशन से पहले ही मैगस आना शुरू हो गए, सेटल करने लगे, बिजनेस करने लगे, फेयर्स लगे। यहाँ पर कुछ ना व्यापारी भी आ गए थे, और वो फेयर्स मिलके एक मैगस सिटी बन गई थी यहाँ पर। लेलिन ने सोचा, अगर ये कंपटीशन स्मूथली चली और वार काउंसिल ने इसे रेगुलर इवेंट बनाया, तो ये जगह एक प्रॉपर न्यू मेगा सिटी बन सकती है, चारों रीजन से भी बड़ी। एक कंपटीशन से एक सिविलाइजेशन का सीड प्लांट हो रहा था यहाँ पर। बाइलिन एकदम क्लॉक हटा के तेजी से स्ट्रीट में घूम रहा था। 7-8 टर्न के बाद एक रेजिडेंस के दरवाजे पे नॉक करता है वो। एक पतली सी स्लिट, अंदर से एकदम वारी आंखें, बाइलिन को पहचान लिया। दरवाज़ा खोलता है, बाइलिन साइड में एकदम स्क्वीज होकर अंदर गया। पूरा दरवाज़ा नहीं खुला था यहाँ पर। अंदर एक छोटा कमरा, डिम ऑयल लैंप, आरोन, बिनास और मैफिस क्वाइटली वेट कर रहे थे। और मैफिस मम्मी जैसा दिख रहा था यहाँ पर। काले बैंडेज, हाथ से लाल, मतलब हाथ से लेकर ना कान तक काले बैंडेज थे, और कान में एक बड़ी नेल घोपी हुई थी, एक बड़ा होल बना हुआ था। मैफिस फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, यार ये वेयर्ड अपीयरेंस कब तक रखनी पड़ेगी? बाइलिन ने समझाया, यहाँ ब्लड लाइन ऑरा डिटेक्शन स्पेल फॉर्मेशन है,
तू डार्क एल्फ है, चाहे हमारी साइड पे हो, रिवील नहीं हो सकता। विनाश ने मेफिस को एक ग्लांस दिया। छोड़ इसको, बस बस बाहर की फ्रेश एयर चाहिए इसे। माय लॉर्ड, बाहर क्या हाल है? क्या बोल रही हैं लोग? मतलब ये बोल रही है कि मेफिस को छोड़ दो, उसे बाहर की फ्रेश एयर चाहिए। और अपने बेल को बोल रही है कि माय लॉर्ड, बाहर का क्या मतलब क्या हाल है? बाइलिन ने रिपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मैगस है यहाँ पर। लॉन्ग बॉटम नहीं मिला, जरूर डिस्गाइज में होगा या छुपा हुआ होगा। कंपटीशन के दौरान भी पकड़ पाएंगे। आरोन ने समझाया, कंपटीशन में इंटर करोगे? मतलब ना उसने समझ लिया कि कंपटीशन में इंटर करोगे। बाइलिन ने हंस के बोला, हाँ मैं 30 साल का हूँ और बायो बूस्टर मतलब एंशियंट मैगस की ब्रांच है। मैं मतलब ब्रांच में ना मैं क्वालिफाई करता हूँ। फिर वो सीरियस होके बोला, कंपटीशन में ही लॉन्ग बॉटम से मिलने का मौका मिलेगा और मैं उसे परसूट एकदम परसूट करूँगा वापस आने के लिए। आरोन और विनाश ने एक दूसरे को देखा। एक शेयर्ड साइन था उन दोनों के बीच में। यहाँ था ना बाइलिन का एक फ्लॉ, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा काइंड होना। मतलब ये उसका फ्लॉ था, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक मतलब अच्छा होना, बहुत ज़्यादा काइंड होना। ट्वाइलाइट जोन में काइंडनेस एक लग्जरी थी जो एक दिन बहुत मतलब ना भारी पड़ती है। आरन और विनाश दोनों ने कुछ डिसाइड किया एक ग्लांस से, पर बाइलिन को कुछ नहीं पता था। वो अभी भी लॉन्ग बॉटम के बारे में सोच के दुखी था। आखिर क्या हुआ उसे? वो वो तो एक अच्छा बच्चा था ना। रजिस्ट्रेशन पॉइंट पे एक डेथली पेल मैगोस ग्रीन रोब्स में वर्कआउट कर रहा था। धीरे से मुस्कुराया, हे लेलिन, भाईलिन, मैं आ गया हूँ। भाई ये लॉन्ग बॉटम था पर कॉम्प्लीटली चेंज था। स्पिरिचुअल फोर्स सप्रेस करके सेमी कन्वर्टेड मैगस लेवल पे था। वॉल्कर प्लेन में ये लेवल मेडियोकर था, किसी का ध्यान नहीं जाता उस पर। मतलब ना कैसे डिटेक्शन स्पेल से बचा वो अननोन था, पर वो था तो वहाँ पर ही। उसने कंपटीशन एरिया की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन में एक सेकंड के लिए नफरत, खुशी, इमोशनल स्ट्रगल सब फ्लैश किया, फिर गायब। हुड पे एकदम हुड एकदम बंद किया उसने। क्राउड में एकदम घुल गया वो। लॉन्ग बॉटम एक टाइम बॉम्ब था, कंपटीशन एरिया में टिक टिक कर रहा था वो। अब आता है ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लेलिन। लेलिन इन सब के अराइवल सेंस कर सकता था, पर अभी वो अपने पर्सनल लेबोरेटरी में था। पास एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, मुंह पे काली लिक्विड की थ्रेट, हल्की हिसिंग साउंड। लेलिन ने जाइंट सरपेंट ब्रिड पोशन बनाई थी। 10 साल की मेहनत का फल था ये। फेंडिक्स के मतलब ना अर्थेन फेंड हर्ट की मदद से फाइनली कंप्लीट हुआ था ये पोशन। पीने के बाद लेलिन का रंग जो था ना एकदम हरा हो गया, ऑरा डार्क और अनस्टेबल हो गया। एक पूरी रात ऐसा रहा, फिर रिकवर किया। लेलिन ने एआई चिप से अपने स्टैट चेक किए। लेलिन फार्लियर, रैंक 2 वॉरलॉक, जाइंट कीमियन सरपेंट ब्लड लाइन, स्ट्रेंथ 22.5, एजिलिटी 16.3, वाइटलिटी 13.1 और मतलब वाइटलिटी 31.1 था। स्पिरिचुअल फोर्स 145.5, मैजिक पावर 145। लेनिन ने कैलकुलेट किया, एक स्टैंडर्ड जाइंट सरपेंट ब्रीथ पोशन स्पिरिचुअल फोर्स 10 पॉइंट बढ़ाता है, बाकी एट्रीब्यूट भी इम्प्रूव होते हैं पाँचों पोशन में। मतलब 5 पोशन और मैं एक रैंक 3 रिक्वायरमेंट मीट कर लूँगा। ये एक लैंडमार्क मोमेंट था, 10 साल की डेडिकेटेड रिसर्च। और अब लेलिन रैंक 3 के मतलब ना पास पहुंच चुका है। कब आएगा ये, कब बनेगा रैंक 3? और ना यहाँ पर रैंक 3 के लिए ना 2 रिक्वायरमेंट चाहिए। स्पिरिचुअल फोर्स 200 मार्क होनी चाहिए, मतलब 200 पहुँचनी चाहिए। और जो मतलब ना दूसरा जो है कम्प्लीटली सॉलिडिफाई करना होगा स्पिरिचुअल फोर्स को। और वारलॉक के लिए ब्लड लाइन रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। लेलिन ने अपनी उंगली से एक ब्राइट सिल्वर थ्रेड निकाली, मतलब बाहों के बीच में से एक मिस्टीवियस स्नेक की तरह उंगलियों के बीच नाचती रही, लाइफ एकदम फील कराती हुई। रैंक 2 सॉलिफाइड स्पिरिचुअल फोर्स, लोअर मैगस। मतलब समझ ही नहीं सकते कि इसके पावर को। लेलिन ने एक्सप्लेन किया, सोल्डिफिकेशन के स्टेज हैं। अर्ली स्टेज लाइट सिल्वर होता है, मिडल स्टेज सिल्वरी वाइट, पीक स्टेज ब्राइट सिल्वर। लेलिन की थी लाइट सिल्वर, मतलब अर्ली टू मिड स्टेज में था, मतलब मिड स्टेज में अभी जाने वाला है वो।
तो अभी लाइट सिल्वर है तो जाने वाला है वो। पर उसने काउंटलेस मेडिटेशन टेक्निक कलेक्ट करके एआई चिप से सिमुलेट करके स्पिरिचुअल फोर्स मैनिपुलेशन पीक्स पे ना पहुंच चुका था वो। क्या स्पिरिचुअल फोर्स के पीक में पहुंच चुका है वो? लेलिन ने ऑनेस्टली अपनी स्ट्रेंथ इवोकेट की। रैंक 2 मैगस में मैं सबसे आगे हूँ अपने ब्लड लाइन बोनस के साथ। रैंक 2 में प्रैक्टिकली मेरा कोई मैच नहीं है, पर रैंक 3 मैगस हैंडल करना अभी भी बहुत मुश्किल था। जो मुझे डराते हैं सिर्फ आनिया डार्क एल्वन एम्प्रेस गार्डियन ऑफ द रियलम और रिमेनिंग रैंक 3 मैगस। मतलब यहाँ पर एक दो दो है ना रैंक 3 मैगस। एक है आनिया डार्क एल्वन एम्प्रेस की, मतलब वहाँ की, मतलब जो एल्फ्स है ना उन लोगों की है। और गार्डियन ऑफ द रियलम अपना ह्यूमन वाला, वो एक रैंक 3 मैगस है। दो लोग हैं। लेलिन की सेल्फ अवेयरनेस फेनोमिनल थी। वो खुद की लिमिट जानता था, इसलिए हमेशा एक स्टेप आगे का रहता, मतलब सोचता था। लेलिन ने रिजॉल्व किया, ये कंपटीशन मेरे अपने एडवांसमेंट के टाइड हैं और डेस्टिनी के बारे में मेरे चॉइसेस भी हैं। ये स्मूथली प्रोसीड करनी चाहिए, चाहे एक रैंक 3 मैगस भी रोकने आए। स्ट्रॉन्ग वर्ड भाई। लेलिन खुद एक रैंक 3 मैगस को ना चैलेंज करने को तैयार था अपने प्लान के लिए। फिर बूम, कलरफुल फायरवर्क्स, स्पेल लाइट्स, गॉर्जियस इमेज आसमान में। जीनियस मैगस कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। कंपटीशन एरिया एक एंशियंट रोमन कॉलेसियम जैसा, पर मैजिक से इन्हांस्ड। 10 ऑफ मैगस फिट हो सकते थे यहाँ पर। सेंटर में डजन ऑफ इंडिविजुअल एरिनास थे एलिमिनेशन राउंड के लिए। और जज की प्लेटफॉर्म पे लेलिन और 8 अदर रैंक 2 मैगस अपने बेस्ट सीट पर बैठे हुए थे। होस्ट की स्पीच चल रही थी। लेलिन बोर्ड हो रहा था यहाँ पर। ये सब कितना बोरिंग है वो सोच रहा था। बाकी रैंक 2 जज वो भी सेम एक्सप्रेशन के साथ थे, क्योंकि अर्ली राउंड में लेवल 3 एक्लोइटी लड़ रहे थे। पीक रैंक 1 मैगस दिख रहे थे उन्हें। रैंक 2 मैगस के लिए ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम था। पर लेलिन सब्र, मतलब न सब्र रख रहा था वहाँ पर, क्योंकि उसने उसे जानता था उसने असली चीज़ें आगे आने वाली है। तो वो अपना सब्र एकदम बांध के एकदम न अपने फोकस न आगे के लिए रख रहा था। एरिना में न एक स्टनिंग फीमेल मैगस एंटर करती है। फायर स्कॉर्पियन नाम सुन के लगता है कोई डेंजरस विलन है। और हैवी वेस्टर्न रीजन में ये लड़की बहुत बदनाम है। लोग कहते हैं उसने ना अपने काफ़ी हंड्रेड्स, मतलब हस्बैंड को ना मार दिया। काफ़ी 100 हस्बैंड, यार क्या बात है, हस्बैंड को मार दिया। इसलिए उसका निकनेम फायर स्कॉर्पियन पड़ गया था। एक वेस्टर्न रीजन का रैंक 2 मैगस लेलिन को बताता है, अगर ये फायर मैजिक स्पेशलिस्ट ना होती तो हम इसको ब्लैक विडो कहते। क्या ब्लैक विडो कहते? अब आता है ट्विस्ट भाई। फायर स्कॉर्पियन का ओपोनेंट इंटर करता है ग्रीन रोब्ड कार्ल के नाम से। लेकिन ना यहाँ पर लेलिन जानता है कि ये काल नहीं है, ये असल में लॉन्ग बॉटम है, जो काल की स्किन यूज करके अपने डिस्गाइज में आया है। डार्क एल्व्स का एक स्पेशल स्पेल है स्किन कवरिंग स्पेल, जो इतना पावरफुल है कि रैंक 2 मैगस भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन लेलिन ने पहले से ही अपने स्पाई एरोनिज के जरिए सब कुछ देख लिया था। कार्ल की मर्डर, उसकी स्किन उतारना और लॉन्ग बॉटम का डिस्गाइज लेना। और तो और लेलिन ने एआई चिप से मदद से वो स्पेल मॉडल भी सीक्रेटली एनालाइज कर लिया था। लेलिन की एआई चिप अनाउंस करता है स्किन कवरिंग स्पेल मॉडल कंप्लीटली एनालाइज्ड, डाटाबेस में ऐड कर दिया गया है। यानी लॉन्ग बॉटम सोच रहा है कि उसका डिस्गाइज परफेक्ट है, वो बिल्कुल गलत है। लेलिन सब जानता है और बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। ये है ना लेलिन का स्टाइल भाई, पेशेंस रखो। अब ना शुरू होती है फाइट। फायर स्कॉर्पियन गुस्से में है, क्योंकि उसे लगा लॉन्ग बॉटम कार्ल उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वो अपना सिग्नेचर स्पेल यूज करती है, फायर स्कॉर्पियन स्पेल, जिसमें जमीन से लाल रंग के छोटे छोटे स्कॉर्पियन निकलने लगते हैं और लॉन्ग बॉटम को घेरने लगते हैं। लॉन्ग बॉटम जवाब देता है अपने स्पेल से, रेन ऑफ कोरिजन, यानी आसमान से ग्रीन कोरेसिव रेन ड्रॉप्स गिरने लगती हैं। जहाँ भी ये ड्रॉप गिरते हैं ज़मीन में डीप होल्स बन जाते हैं और वो फायर स्कॉर्पियन पिघल के लिक्विड में बदल जाती है। लेकिन फायर स्कॉर्पियन के पास एक डेडली ट्रम्प कार्ड है, फ्लेम ऑफ रिवर्थ।
वो एक ब्लू फायरवॉल एक्सप्लोड करती है और उसके फ्लेम उन जहाँ पर न वो पिघले हुए स्कॉर्पियन थे ना उसमें घुस जाते हैं, एकदम से घुस जाते हैं और वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। प्लस ये स्पेल 50% एनर्जी जो रिसाइकल भी ना करता है। मतलब फायर स्कॉर्पियन की स्पिरिचुअल फोर्स ज़्यादा देर तक टिकी रहेगी। फायर स्कॉर्पियन टोंट करती है, मेरी स्पिरिचुअल फोर्स तुमसे ज़्यादा है और मेरा स्पेल एनर्जी वापस लेता रहता है। इस वार ऑफ एट्रिशन में तुम हारोगे, हार जाओगे। और सच में लॉन्ग बॉटम कॉर्नर में पुश हो जाता है, स्टेज पे बिल्कुल किनारे पे आ जाता है वो। लॉन्ग बॉटम अंदर ही अंदर सोच रहा है, अगर ये रैंक टू मैगोस नहीं होती जज बॉक्स में तो मैं अपनी असली ताकत यूज करता और इसको एक हाथ से ख़त्म कर देता। लेकिन कवर ना मेंटेन करना ज़रूरी है, तो वो एक और पावरफुल स्पेल यूज करता है, घसिंग डार्क स्प्रिंग। वो अपना हाथ ज़मीन पे दबाता है और एक काली कोरोसिव लिक्विड ज़मीन पे फैल जाती है, एक डार्क वेब की तरह। ये लिक्विड इतनी पावरफुल है कि ना दोबारा जिंदा हुए फायर स्कॉर्पियन भी इसमें ना डूब जाते हैं। फायर स्कॉर्पियन देख लेती है कि अब कोई रास्ता नहीं है। जब वो ब्लैक लिक्विड उसके आसपास पहुंचने वाला होता है, वो अपना हाथ उठाती है और बोलती है, आई एडमिट द फेट, मतलब मैं हार मानती हूँ। लॉन्ग बॉटम है ना, लॉन्ग बॉटम चाहता है उसे परस्यू करना, लेकिन रैंक टू मैगस की प्रेजेंस में वो कंट्रोल रखता है और रुक जाता है। पूरे फाइट में लेलिन एक नोइंग स्माइल के साथ सब देख रहा था। उसने वेस्टर्न रीजन के रैंक टू मैगस से बेट लगाई थी कि काल जीतेगा, क्योंकि वो जानता था कि लॉन्ग बॉटम की असली पावर फायर स्कॉर्पियन से कहीं ज़्यादा है। यही लेलिन का भाई क्या बोले, बेट लगाया है, कितने कितने का बेट लगाया है वो भी बता देता भाई, मैं तो एटलीस्ट खुश रहता। आगे देखते हैं। एक वेस्टर्न रीजन का रैंक टू मैगोस लेलिन से कहता है, कार्ल ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फोर्स यूज कर ली है, अगला मैच वो नहीं जीत पाएगा। लेकिन लेलिन मुस्कुराता है और एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है। वहाँ लॉन्ग बॉटम चुपके से एक स्पिरिचुअल फोर्स रिस्टोरिंग पोशन पी रहा होता है। रैंक टू मैगोस हैरान, इतनी वैल्यूएबल चीज़ ऐसे यूज कर रहा है। और लॉन्ग बॉटम वो अंदर ही अंदर कांप रहा है, क्योंकि बार बार रैंक टू मैगोस की नज़र उसकी तरफ आ रही है। वो सोच रहा है कुछ गलत तो नहीं हुआ। लेकिन सच ये है कि ना लेलिन डेलिबरेटली उनका ध्यान लॉन्ग बॉटम की तरफ ना कर रहा है, सिर्फ अपने मतलब फ़ायदे के लिए, अपने इंजॉय के लिए, प्योर इंजॉय के लिए। फिर लेलिन थोड़ा रिलैक्स करता है और रैंक टू मैगस को ध्यान न हटाने के लिए उसे अपनी लेबोरेटरी को विजिट का इनविटेशन देता है, स्पेशल फिश के साथ, जो रैंक टू मैगस के लिए भी ना यूजफुल है। मतलब एक तरफ अपना इंजॉय भी कर रहा है, दूसरी तरफ उनका ध्यान भी भटका रहा है, सब अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा है वो। अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट। लॉन्ग बॉटम अपने ग्रीन ड्रॉप्ड काल के डिस्गाइज में खड़ा है, जब अचानक भीड़ में से एक मैगस उसके धक्का देता है। माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ रास्ता दो। दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वो मैगस कोई और नहीं, अपना बैल था, बाइलिन। दोनों ने डिस्गाइज रखे हैं, दोनों के पास सीक्रेट हैं और दोनों जानते हैं कि दूसरे को एक्सपोज करना भी अभी ठीक नहीं है। तो दोनों चुप रहते हैं, लेकिन जाते जाते बाइलिन धीरे से कहता है, अपना बैल कह रहा था, मैं तुम्हें रोकूंगा। और लॉन्ग बॉटम जवाब देता है, देखता हूँ मैं। एक ही पल में पूरी राइवलरी इस्टेब्लिश हो गई, बिना किसी चीख पुकार के। बहुत सिनेमैटिक था। लेलिन अपने सुपीरियर रैंक टू नॉलेज से सब कुछ एनालाइज करता है और कंक्लूड करता है कि फाइनल के टॉप कंपटीशन होंगे लिलिना वेस्टर्न रीजन से, हाइलॉन वाडो मार्सेस से, और बेल और लॉन्ग बॉटम जो क्लियरली सबसे पावरफुल हैं। और लेलिन का फाइनल वर्डिक्ट, चैंपियन या तो बाइलिन होगा या लॉन्ग बॉटम। वो सोचता है कि ये दोनों ट्वाइलाइट जोन की डेस्टिनी के फोर्सेस के कवरेज में पॉइंट हैं। दोनों इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट रैंक टू रियलम को टच कर रहे हैं। जो भी मतलब ना बहुत ज़्यादा ना जल्दी जल्दी ना ये लोग ग्रो कर रहे हैं। और ये बात लिल इनको जेनुअनली इम्प्रेस करती है, जो कि कोई छोटी आम बात नहीं है। रात को रात को कंपटीशन एरिया के पीछे 3 अलग अलग सीन चल रहे हैं, और ये 3 सीन इस चैप्टर की सोल है भाई। सीन 1 को देखते हैं, हाइलोन का सीन। कुछ काले कपड़ों में मैगस हाइलोन के कमरे में घुसते हैं और उसे धमकी देते हैं,
कल अपने आप को हरा हुआ घोषित कर दो, वरना हाइलोन वो सीधा खड़ा होता है और कहता है, आंखें लाल हो गई थी उसकी, और बिना किसी वार्निंग के अटैक कर देता है वो। उसके बॉडी से ब्लैक और रेड मैजिक रे फूट पड़ती है। पेट्रोलिंग मैगस आ जाते हैं और वो काले रोब्ड मैगस मजबूरी से चले जाते हैं वहाँ पर। और हाइलोन वो दूर कुछ फील करता है, एक ग्रिफ का हिंट आता है उसकी आंखों में, और वो कहता है, चैंपियनशिप जीतना मास्टर की आखिरी इच्छा है, जो भी मुझे रोकने आएगा वो मरेगा। अच्छा, तो पीछे हमने एक सीन देखा था ना, एक बुड्ढा मैगस मर गया और उसका चेला, इसका नाम हाइलोन था। हाँ, ये हाइलोन है, इसका ही सीन दिखाया गया था। मतलब हाइलोन किसी बड़े, मतलब ना वादे के लिए ना लड़ रहा था, शायद अपना कोई गुरु या मेंटोर के लिए। हाँ, ये वही है भाई। अब देखते हैं सीन 2 को, लिलिना का सीन। लिलिना एक ब्लू पर्पल अपने हाथ में पकड़े बैठी है, सोच रही है ये पियर उसके परिवार की आखिरी वैल्यूएबल चीज़ है, इसके यूज करने के कुछ हॉरिफिक साइड इफ़ेक्ट तो हैं। वो अपने फैमिली की सेक्रीफाइस और उनके, मतलब ना टूटे हुए सपने याद करती है, और फिर एक रिजॉल्व के साथ वो उस पियल को अपने माथे से लगा लेती है। पियल सीधा उसके फोरहेड में मर्ज हो जाती है और उसके बॉडी पर एक डीप ब्लू ग्लो दिखने लगता है। ये क्लियरली कोई पावर अप होगा शायद, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी डेंजरस लग रहे हैं। लिलिना ने अपनी फैमिली की रिवाइवल के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया था। अब तीसरा सीन, लॉन्ग बॉटम का सीन। लॉन्ग बॉटम अपना डिस्गाइज उतारता है और एक डार्क एल्फ लीडर, एक मिस्टीरियस फीमेल फिगर के सामने घुटने टेक देता है। वो फीमेल वॉइस कहती है, लॉन्ग बॉटम तू ऑलमोस्ट रैंक 2 पे पहुंच गया है, लेकिन टाइम के साथ जो एकोमुलेशन होता है वो शॉर्टकट से नहीं मिलता। इसलिए मैं अपनी रेस की लाइफ फोर्स एसेंस तुझे दे रही हूँ, ताकि तेरा लाइफ एब्जॉर्बेशन मेडिटेशन ट्रूली सेकेंड लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सके। लॉन्ग बॉटम एकदम खुश हो जाता है और उसके मन में एक ही चेहरा आता है, वो था लेलिन का। वो सोचता है, फाइनली मैं तुम्हारे लेवल तक पहुंच रहा हूँ लेलिन, तेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ जब हम फेस करेंगे। ये राइवलरी अब पर्सनल हो गई है भाई। लॉन्ग बॉटम की पूरी ग्रोथ लेलिन को चैलेंज करने के लिए एकदम ना रेडी है। वायलिन अब अपना बैल एकदम धीरे से खड़ा एकदम सोच रहा है, और आरन उसे ऑब्जर्व करता है। वायलिन कहता है, मैंने लॉन्ग बॉटम को देखा, वो बहुत बदल गया है। आरोन सीरियस हो जाता है। लॉन्ग बॉटम अब कम्प्लीटली डार्क एल्फ के साथ है, वो ह्यूमन रेस के लिए डेंजर बन सकता है। तुम्हारा मिशन है उसे रोकना, ये मत भूलो। बाइलिन एक बार फिर अपना रिजॉल्व पक्का करता है, हाँ हाँ मैं उसे रोकूंगा। ये दोनों, बाइलिन और लॉन्ग बॉटम, जो कभी दोस्त थे, अब एक दूसरे के ना एकदम स्वर्ण एनिमीज बन चुके हैं। इस लाइब्रेरी में इमोशन भी है और ड्यूटी भी है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, फाइनल का दिन आ जाता है। होस्ट सब कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है ना वहाँ पर, उनको ना अनाउंस करता है, सब अब ना आप सब बेस्ट हैं, बोलता है टॉप 30 को किसी भी लार्ज स्केल गिल्ड में एंट्री मिलेगी। क्राउड में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। फिर होस्ट सबसे बड़ा अनाउंसमेंट करता है, फाइनल एक सीक्रेट प्लेन में होगा। एक जाइंट स्पेल फॉर्मेशन स्टेज पे एक्टिवेट होता है, लाल रुइंस हर तरफ चमकती है। यहाँ पर ना रूल्स बताए जाते हैं। वो 30 लोग तो सिलेक्ट हो गए, अब उन लोगों को रूल बताया जा रहा है। रूल ये है कि कोई रूल नहीं है, सीज करना अलाउड है, भारी चीज़ें यूज करना अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। एक एमुलेट दिखाया जाता है, ये एमुलेट हर कॉन्स्टेंट जो ना कॉन्टेस्टेंट है ना उनके पास होगा। दूसरे के एमुलेट छीनो और पॉइंट जोड़ो, जो जीत जाएगा वही चैंपियन होगा। लेकिन एक खतरनाक वार्निंग भी है, सीक्रेट प्लान में एक लाइफ सेविंग स्पेल पैटर्न होगा जो आपको बोर्ड ऑफ द डेट, मतलब डेथ से ना वापस टेलीपोर्ट कर देगा। लेकिन एक्सीडेंट होते हैं और डेट का रियल पॉसिबिलिटी भी है, सोच समझ के अंदर जाओ। बेल सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि मैजिक की दुनिया में कोई भी लूप होल ढूंढ सकता है, कोई भी उस लाइफ सेविंग मेथड को तोड़ सकता है, एक्चुअली मार सकता है किसी को। ये फाइनल सिर्फ कंपटीशन नहीं है, ये एक सर्वाइवल गेम है। कोई रूल नहीं, डेथ पॉसिबल है, लेकिन कोई कॉन्सेंट जो कॉन्टेस्टेंट है ना पीछे नहीं हटा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं हटा। ये मैगोस हैं, इन्होंने जिंदगी भर खून देखा है,
एक ऐसी दुनिया में जहाँ सर्वाइवल ही सब कुछ है, वो इतनी आसानी से मतलब पीछे नहीं हटेंगे। ऊपर से लार्ज स्केल गिल्ड के रिवार्ड और रैंक टू मैगस का इनहेरिटर बनने का मौका, ये सब सुन के कोई पीछे नहीं हटेगा। होस्ट सिग्नल देता है, 3 जाइंट फायरवर्क्स आसमान में फूटते हैं, एकदम म्यूजिक पीक पे पहुंचता है और पर्पल एनर्जी से एक स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है जिसमें स्पेस में ना होल रिप हो जाता है। कॉन्टेस्टेंट एक एक करके एमुलेट लेते हैं और सीक्रेट प्लेन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बाद में कंपटीशन एरिया के बाहर एक जाइंट लाइट सर्टेन बनता है जिसमें हर कॉन्टेस्टेंट है ना, कॉन्टेस्टेंट का ना लोकेशन दिखता है। एक रियल टाइम मॉनिटरिंग डिवाइस था ये। लेलिन देखने में ना एकदम देखते हुए ना बोलता है, कितने क्लेवर टेक्निक है और कितनी एक्सपेंसिव भी है। वो जानता है कि ये टेक्निक इतनी कॉस्टली है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है ना, सिर्फ एक दिन की एफोर्ड कर सकती है। इसके बाद दिवालिया हो जाएंगे। अब अंदर जाते हैं। बेल टेलीपोर्ट होता है एक मार्सलैंड में, यानी दलदली जमीन पे। टेलीपोर्ट होते ही एक लाल जाइंट लीच अटैक कर देता है। बायलिन अपना बेल अपनी क्रॉस ब्लेड से उसे काट देता है, लेकिन लीच 2 टुकड़ों में कट होने के बाद भी नहीं मरता और तड़पता रहता है। ये एक बैड ओमन है जो बायलिन है ना उसके लिए। तब उसकी बायो बूस्टिंग आर्मर, जो एक्चुअली एक इंटेलिजेंट लिविंग आर्मर है, उसे वार्न करता है कि ये एक पावरफुल मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये एक मतलब ये ना ओकेल ग्रेट ऑब्जर्वेशन स्पेल है जो प्लानिट की रूट और वाइन्स यूज करके सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। अगर अगर आपको सीक्रेटली कुछ करना है तो प्लांट से दूर रहो। ये आर्मर सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देता, ये बाइलिन के साथ एक एक्सपीरियंस मेंटर की तरह बात करता है। जो एंसेस्टर होते हैं ना, उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस सीधा बाइलिन को मिलती है। बहुत क्या बोले, सेटअप तो बहुत अच्छा है। बेल बेल समझ जाता है हम ऑब्जर्व हो रहे हैं और मार्सलैंड से बाहर निकल जाता है। मार्सलैंड के किनारे में पहुंचते ही बाइलिन एक आवाज़ सुन के अलर्ट हो जाता है। क्रॉस ब्लेड मतलब ना क्रॉस ब्लेड की आवाज़ थी। ये आवाज़ ना झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। 2 मैगस बाहर आते हैं, ट्विंस, दिखने में एक जैसी शक्ल, और ये दोनों बोलते हैं एक के बाद एक बिना रुके, लॉर्ड बेल, हम यहाँ सिर्फ हेल्प करने आए हैं। हम आपकी स्ट्रेंथ के बहुत बड़े फैन हैं। हम आपको कभी हर्ट नहीं कर सकते। बेल थोड़ा अपने आप को ना बहादुर फील करता है क्योंकि पहले ये लोग कंपटीशन में पॉपुलर थे और बेल खुद उससे डरता था, और अब यानी यही लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। बाइलिन अपने मन में सोचता है, लेलिन जी लेलिन जी को मतलब सीन देखने में कितनी खुशी होगी। काश मैं उनसे डायरेक्टली बात कर सकता। वो लेलिन को अपना मास्टर मानता है और उन्हें डीपली रेस्पेक्ट भी करता है। और फिर एल्डर ट्विन कहता है, यहाँ डेंजर है, प्लीज़ लॉर्ड बेल जी, क्या हम साथ चल सकते हैं? और इसी मोमेंट में बिट्रियल, जमीन से ग्रीन बाम्स एकदम निकलते हैं और बेलिन के पाँव को जकड़ लेते हैं। यंगर ट्विन पीछे से एक क्रिस्टल रुइन क्रश करता है और एक पावरफुल स्पेल लॉन्च करता है। एक पर्पल क्रोसिव लिक्विड बॉल वाइट क्रोसिव बबल से भरा हुआ सीधा बाइलिन की सर की तरफ आता है। ट्विन जानते थे कि बेल की आर्मर बहुत पावरफुल है, इसलिए उन्होंने अनप्रोटेक्टेड हेड पे एम किया। स्मार्ट मूव था उन लोगों का। दोनों का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट था। कंबाइंड अटैक पावर था 60 टू 70 डिग्री तक। इतनी पावरफुल से ना मतलब इतनी पावर से तो पहाड़ भी गल जाता। एल्डर ट्विन हंसता है, स्टूपिड, ये कंपटीशन है, इसमें गैम्बल तो करना ही पड़ेगा। और फिर दोस्तों वो मोमेंट आता है जो इस चैप्टर का हाईलाइट है। अपना बेल की आर्मर के ना हर हिस्से से आंखें निकल आते हैं, छोटी छोटी लेकिन विजडम से भरी हुई। वो आंखें अब ना रेज दिखा रही हैं। बैंक के साथ एक फ्लैश मेमरेंस एक हेलमेट की तरह बाइलिन के सर के अराउंड फॉर्म हो जाता है। अटैक रोक लेती है। बाइलिन पीछे उछल जाता है और फोर्स से मतलब वो फोर्स जो था उससे पीछे उछल गया, लेकिन एक भी खून की बूंद नहीं गिरता वहाँ से। और फिर मिड एयर में आर्मर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्लैश मेम्ब्रेन्स हार्डन को ना एक रियर आर्मर बन जाता है वहाँ पर। उसके पूरे बॉडी पर आर्मर ना फैल जाता है
और वो डजन ऑफ छोटी आंखें एकदम मर्ज होकर 13 बड़ी आंखें बन जाती है, जो पूरी आर्मर पे ना एकदम स्कैटर होती है। मतलब एक आर्मर है और उसमें ना 13 बड़ी बड़ी आंखें लगी हुई है। ये है बायो बूस्टिंग आर्मर का मोस्ट पावरफुल फॉर्म, और ये ट्रूली टेरिफाइंग दिखता है। पर्पल कोरेसिव एनर्जी अब भी बाइलिन पे अटैक करती है, लेकिन इस आर्मर के सामने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। एक छोटी सी डेंट भी नहीं पड़ती। ट्विंट जो ट्विंस है ना, एक दूसरे को देखते हैं और एक ही सेकंड में दोनों का डिसीजन, भागो यहाँ से। लेकिन दोस्तों इस बार बाइलिन ने कोई मर्सी नहीं दिखाई। वो रेज में जंप करता है, उसके पाँव के नीचे जमीन में एकदम गड्ढा बन जाता है इतनी फोर्स से, और एक ही जंप में वो ट्विंस के सामने आ जाता है। क्रॉस ब्लेड से पहले ट्विन की नेक पर एकदम आर पार एक फ्लैश ऑफ लाइट, और वो कांस्टेंट जो कॉन्टेस्टेंट है ना एलिमेंट हो जाता है, सीक्रेट प्लान के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर दूसरा क्रॉस ब्लेड है ना, सीधा हार्ट में ना दूसरा भी एलिमेंट कर दिया उसने। बाइलिन अपना एमुलेट चेक करता है, नंबर 1 से 3 हो जाता है, मतलब उसने दोनों के एमुलेट पॉइंट ले लिए हैं। बाइलिन एक वरी स्माइल करता है, पिछले 2 लोगों ने उसे धोखा दिया था और वो पागल हो गया था। इस बार कोई सेकेंड चांस नहीं था उसके लिए। सीक्रेट प्लेन के बाहर एक लाइट कॉलम फूटता है और पहले एलिमेंट होने वाले का जो कॉन्टेस्टेंट है ना बाहर आ जाता है। पेल फेस, नेक पे खून वाली घाव। होस्ट की एक्सपीरियंस से तुरंत मेडिकल टीम आ जाती है वहाँ पर। हीलिंग मैगस जो रैंक 1 के पीक पे हैं और मिल्की वाइट लाइट से ना जो घाव है ना उसे हील कर देते हैं। दूसरा ट्विन भी ना कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में ना बाहर आ जाता है, उसका भी इलाज हो जाता है यहाँ पर। अब ना प्लेटफॉर्म पे लेलिन ये सब देख रहा है और उसका रिएक्शन देखो। वो अपनी आंखें एकदम क्या बोलें, आंखें ना ढकना चाहता था। लेलिन सोचता है एडेप्टेबल तो है, लेकिन फिर भी इतना बेवकूफ़। सालों की एडवेंचर और एग्जाइल ने इसको कुछ भी नहीं सिखाया। अच्छा हुआ मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने इसे ट्रेन किया। कितनी शर्म की बात है। क्या बोल रहा है ये, शर्म की बात, स्टूडेंट को ऐसा बोल रहा है। ये ना दोस्तों ये है लेलिन, अपने स्टूडेंट की जान तो दाव पे लगी है। आर्मर ने बचा लिया, एनिमी को एलिमेंट भी कर दिया, और लेलिन का कॉन्सर्न देखो। लोग जानते थे कि मैंने इसे ट्रेन किया तो मेरी रेपुटेशन खराब होती। क्या बोले भाई, इसका दिमाग ही अलग चलता है। और ना लास्ट में देखते हैं यहाँ पर सीन शिफ्ट हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर आखिर में ना एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट होता है। दूसरे मैगस एक्साइटेड होकर ना कह रहे हैं हाइलियन और कार्ल दोनों का आमना सामना हो गया सीक्रेट प्लेन में। याद करो कार्ल एक्चुअली लॉन्ग बॉटम है डिस्गाइज में। तो ये एक मैसिव क्लैश होने वाला है। एक डिटरमाइंड जीनियस जो अपने मास्टर की लास्ट विश पूरी करना चाहता है वर्सेस एक पावरफुल डार्क एल्फ का एजेंट। ये तो बहुत बड़ी फाइट होगी। अगला चैप्टर अगला एपिसोड देखेंगे हम। ये जो कार्ल है लॉन्ग बॉटम, और वो जो दूसरी जीनियस उसका नाम क्या था यार, कार्ल, हाँ कार्ल का जीनियस जो, इसका नाम बहुत अजीब है यार। हाँ हाइलोन, हाइलोन और कार्ल का देखेंगे लॉन्ग बॉटम का। कौन जीतेगा